के बारे में जो है आप सभी को पता होगा कि संप्रदाय क्या होते हैं, दो धर्म जो है, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग जो है वो दो संप्रदाय के अंदर डिवाइड किए जाते हैं, कहलाए जाते हैं, ठीक है। और उस समय भारत में हम पढ़ रहे हैं उसका 1904 और 1905 का समय, तो उस समय जो था भारत के अंदर सांप्रदायिक भावना जो थी वो बहुत ज्यादा बलवती थी, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। यानी कि अंग्रेजों ने ऐसी ऐसी नीतियां अपनाई थी जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम जो कि कभी एक दूसरे को राखी भी बांधते थे, एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे, एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते थे, और अंग्रेजों की नीतियों की वजह से जो था अब धीरे धीरे जो था उनके अंदर अलगाव की भावना जो थी वो बढ़ती जा रही थी, जिन्होंने सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लिया था। इसके साथ साथ संप्रदायों के अंदर जो था दोनों संप्रदाय, चाहे वो हिंदू रहे चाहे वो मुस्लिम संप्रदाय रहे, दोनों के दोनों संप्रदाय जो थे वो अपने अपने हितों के लिए उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था। खासकर अगर हम बात करें तो मुस्लिम संप्रदाय की, क्योंकि बहुत ही अल्पसंख्यक संप्रदाय था यह, और हिंदू जो थे वो बहुसंख्यक में आते थे। तो ऐसी स्थिति में इनको मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग थे उनको ये लगता था कि अगर भारत के अंदर अगर हिंदू आ जाते हैं या अंग्रेज जब भारत छोड़ के जाएंगे तो उसके बाद जो था कांग्रेस का अगर शासन आता है, कांग्रेस अपना प्रभाव दिखाती है, तो उस समय उनके हितों की रक्षा नहीं की जाएगी, यानी कि उनके लिए कार्य नहीं किए जाएंगे। और इसके चलते जो था उन्होंने अपने संप्रदाय के हितों के लिए उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था। और इसकी शुरुआत जो थी वो काफी पहले से हो रही थी, लेकिन अगर मुख्य रूप से हम कहें कि राजनीति में इसका विकास कब से शुरू हुआ, यानी कि राजनीतिक रूप से संप्रदाय के कब से यूज किया जाने लगा, तो वो है 1905 से। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, और उसका उद्देश्य जो था वो था हिंदू और मुसलमानों के अंदर दरार को बढ़ना था। हालांकि उसने आधिकारिक रूप से ये कहा था कि बंगाल का इलाका जो है बहुत ही विस्तृत इलाका है, और उसके अंदर प्रशासन को अगर सही प्रकार से चलाना है, अगर वहां के रहने वाले लोगों के हितों के लिए अगर कार्य करना है, तो हमें दो भागों में इसको डिवाइड करना होगा ताकि सही तरीके से हम अपना कार्य कर सके। तो ये कहकर उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य जो था वो और ही था, फूट डालो और राज करो की नीति का। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ठीक है। पूर्वी बंगाल के अंदर जो था कैसे लोग थे, हिंदू जो थे वो ज्यादा थे, और पश्चिम में मुस्लिम समाज के लोग जो थे वो ज्यादा थे। तो इस तरह से और इसका विभाजन करने के बाद कर्जन जो था वो मुसलमानों से उसकी मीटिंग्स जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि जब विभाजन हुआ तो हिंदुओं ने भी इसका विरोध किया था, मुसलमानों ने भी इसका विरोध किया था कि विभाजन किस लिए कर रहे हो। लेकिन कर्जन ने जो था मुसलमानों के अंदर, मुसलमान संप्रदाय के अंदर ये बात फिट कर दी कि अगर कांग्रेस रहेगी तो हिंदू आपका भला नहीं करेगी, कांग्रेस आपका भला नहीं करेगी। अगर आप अलग इस विभाजन को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके क्षेत्र के हितों का ध्यान रखा जाएगा, आपको सुविधाएं दी जाएगी, ठीक है। इस तरह से उनका ब्रेन वॉश करके एक उनके अंदर ये धारणा डाल दी कि हिंदू होके रहते या कांग्रेस के रहते आपकी भलाई नहीं होगी, और आप अपने लोगों के लिए आपको खुद लड़ना होगा, और उसमें सरकार आपकी मदद करेगी। और इसकी वजह से जो था लगातार आप कह सकते हैं कि इनके अंदर एक खाई जो थी हिंदू और मुसलमानों के विचारों के अंदर वो बढ़नी शुरू हो गई थी। इसके साथ ही जैसे बंगाल का विभाजन हुआ तो मुसलमानों ने जो था अपना संप्रदाय के हितों के लिए जो था वो कार्य करना शुरू कर दिया। और इस कार्य के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि 1905 का जब बंगाल विभाजन, उसके बाद जो था बहुत ही अराजकता फैल गई थी, और कर्जन को वापस जो था बुला लिया गया था इंग्लैंड, और उसकी जगह जो था वो मिंटो भारत का वायसराय बनकर आया था। और मिंटो ने जो था अपना से ये मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक प्रतिनिधिमंडल तैयार किया, और इनका मुखिया जो था वो आगा खां था। और 1906 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में ये मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल जो था वो वायसराय से मिलता है, और अपने मांग जो थे अपने मुस्लिम संप्रदाय के हितों के लिए एक पत्र जो है वो भेजता है, मांग पत्र के हमें ये सुविधाएं चाहिए। और उन सुविधाओं की अगर हम बात करें तो उन्होंने उसमें कहा कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें उनको सर्वोच्चता दी जाए, यानी कि उसमें उनको आरक्षण मिले, और इसके साथ साथ जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उससे
छूट मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो केंद्रीय विधान परिषद है और प्रांतीय विधान परिषद है उसमें उनको अलग अलग चुनाव क्षेत्र होने चाहिए, यानी कि वहां पर भी उनको रिजर्व होना चाहिए और इसके साथ साथ संख्या के आधार पर उन्हें सीटें दी जानी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ नगर पालिका और जिला बोर्ड में मुसलमानों का स्थान आरक्षित किया जाना चाहिए, ये मांग रखी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुस्लिम विश्वविद्यालयों की स्थापना में अंग्रेज सरकार हमारा सहयोग दे ताकि हमारी जाति के लोग जो है वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े, ठीक है, अपने हितों की रक्षा के लिए लड़े। तो ये सारी मांगे जो थी उन्होंने वायसराय मिंटो के सामने रखी थी और मिंटो ने जो था उनको आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा, उनकी मांगे जो है वो पूरी की जाएंगी। ठीक है, और ये प्रतिनिधि जब मिलके आया और उन्हें उनको आप कह सकते हैं कि उसकी वायसराय की जो उनको मिला था आश्वासन जो मिला था उससे वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने मुसलमानों के हित के लिए सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका के अंदर एक अधिवेशन किया और उस अधिवेशन में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है आपका कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी वो कब की गई थी, किसने जो था इस अधिवेशन को बुलाया था या ये सभा जो है वो बुलाई गई थी। तो सलीम उल्लाह खां ने इस सभा को इनवाइट किया था, बुलाया था और इस सभा को ढाका में बुलाया गया था और 31 दिसंबर 1906 को जो था मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और इस सभा को यानी कि इस मुस्लिम लीग को एक वर्ष पश्चात लखनऊ के अधिवेशन में पूर्ण रूप से स्वीकृत कर दिया गया था, स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी कि ये सरकार ये जो है मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की संस्था है, जैसे कांग्रेस का हम कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो भारतीयों की आपका सभा है। ठीक है, और इसके बाद जो था जब ये मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि जो दरार जो बढ़ी हुई थी हिंदू मुसलमानों में, एक समय ऐसा आया कि वो तो धीरे धीरे जो था वो पटनी शुरू हो गई या कम होनी शुरू हो गई। वो कारण था कि खिलाफत आंदोलन 1909 में जो था टर्की और इसके मध्य जो था युद्ध हुआ था इटली के मध्य और इसमें इटली की जीत हुई थी और टर्की का जो समय आपका खलीफा था उसके पद को समाप्त करके उसके अधिकारों को समाप्त करने का निर्देश जो था वो इटली ने दे दिया था और इसके विरोध में विश्व के जितने भी मुस्लिम इलाके थे या मुस्लिम देश थे उन्होंने इसका विरोध किया था, क्योंकि धर्म गुरु है मुसलमानों का खलीफा। तो इसका विरोध जो था कि भारत में भी इसका विरोध किया गया, भारत के मुसलमानों ने इसका विरोध किया और उसके तहत जो था खिलाफत आंदोलन जो था वो शुरू कर दिया गया और इस खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी ने सहयोग दिया था। तो ये सहयोग जब उनको मिला तो उनके अंदर जो की भावना थी, वैर भाव की भावना थी, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई थी। लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक ऐसा नहीं चला था और इसमें जो था 1919 को अंग्रेजी सरकार ने रोलेट एक्ट पारित किया था। ठीक है, रोलेट एक्ट पारित किया और इसमें जो था दोनों दलों ने इसका विरोध भी किया था और 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और इस आंदोलन में मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो यानी कि एक समय ऐसा आ गया था कि 1909 से लेकर 1919 तक का कि ये दोनों संप्रदाय जो थे वो आपस में मिलकर काम करना इन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन लंबे समय तक ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि अंग्रेज जो थे इनकी जो निकटता बढ़ रही थी लगातार उसको दूर करना चाह रहे थे और इसको दूर करने में वो बीच में सफल भी हुए थे कुछ हद तक। इसमें क्या हुआ था कि 1911 में आपको पता है ना 1905 में विभाजन हुआ था, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। तो उस समय भी थोड़ा सा इनके अंदर दरार सी आ गई थी, हिंदू मुस्लिम संप्रदाय शुरू हो गए थे। लेकिन बहरहाल जो था वो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 1919 तक जो था ये मिलजुल कर काम कर रहे थे। लेकिन 1921 के बाद जो था स्थिति जो थी वो बिल्कुल विपरीत हो गई थी। वो क्यों? क्योंकि जो था खिलाफत आंदोलन के समय जो था मालाबार प्रदेश है वहां पर मोपला जाति के लोग रहते हैं, मोपला मुस्लिम संप्रदाय से संबंध रखते हैं, उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, ये विद्रोह शुरू में तो था अंग्रेजी सरकार
अत्याचार के खिलाफ। लेकिन परिस्थितियां, माहौल ऐसा बनाया गया कि धीरे धीरे ये विद्रोह जो था वो कौन सा जातीय विद्रोह बन गया, संप्रदाय विद्रोह बन गया। और इस संप्रदाय विद्रोह की वजह से जो था इन मोपलाओं ने बहुत से हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। और जब हिंदुओं को मौत के घाट उतारा तो हिंदू पक्ष जो थे वो भड़क गए। इसके साथ साथ बहुत से मुसलमान हिंदुओं को मुस्लिम धर्म जबरदस्ती ग्रहण करवा दिया, तो सांप्रदायिकता के दंगे जो थे वो भड़काऊ शुरू हो गए। जब एक जगह इस तरह के दंगे भड़कते हैं तो उससे प्रभावित होकर अन्य क्षेत्र जो होते हैं वहां पर भी इस तरह के दंगे जो है वो भड़कना शुरू हो जाते हैं। और इसके चलते जो था इतना ज्यादा इनके अंदर दूरियां आ गई, यानी कि एक दूसरे के इतने ज्यादा विरोधी हो गए कि मुसलमानों ने जो था हिंदुओं के जो स्वामी श्रद्धानंद जी थे उनका की हत्या कर दी थी। और इस हत्या का जब समाचार मिला तो पूरे भारत के जितने भी हिंदू थे उन्होंने मुसलमानों के साथ उनका आपसी संघर्ष होना शुरू हो गया, यानी कि सांप्रदायिक दंगे जो थे वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। और इसके साथ साथ जो था इन्होंने जो था इसके अलावा 1926 में कलकत्ता और 1927 में मुल्तान, लाहौर, बरेली आदि स्थानों पर भी सांप्रदायिक आग जो कि दंगों की आग जो थी वो भड़क गई थी। और इसके भड़काने के लिए और ज्यादा भड़काने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम या सभी हिंदू एक दूसरे के विरोधी है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इसको और ज्यादा भड़काते हैं। तो इसमें क्या किया जाने लगा, जो उसके लोग थे उन्होंने अपने अपने धर्म के जो लोग थे वो एक दूसरे के उकसाने का काम करना शुरू कर दिया। जैसे जब मुस्लिम धर्म के लोग ताजिए निकालते थे, यानी कि अपनी जो वो ताजिया जो निकालते थे वो मंदिरों के आगे से निकालते थे जबरदस्ती, ठीक है। और इसके साथ साथ हिंदू जो थे वो अपने त्योहार जो मनाते थे या अपने जो कार्यक्रम करते थे वो उसमें मुसलमानों का विरोध करते थे या उनके आगे से। तो ये जब आपस में टकराव जो था वो इनका बढ़ना शुरू हो गया था। और इसके चलते जो था मुसलमानों ने गो हत्या करनी शुरू कर दी थी। आर्य समाज ने जो था उस समय शुद्धि और संगठन कार्यक्रम मुसलमानों शुद्धि आंदोलन चलाया गया। उसमें जो था मुस्लिम जिन्होंने जबरदस्ती मुस्लिम धर्म ग्रहण कर उन्होंने दोबारा से जो था हिंदू धर्म ग्रहण करना शुरू कर दिया था। क्योंकि आपने बीच में पढ़ा होगा कि समाज सुधार आंदोलन शुरू हुए थे जिसमें आर्य समाज, ब्रह्म समाज आपने पढ़ा था। तो ये वही समय है जब जो है लोगों के अंदर अपने अपने धर्म के लिए भावना जो थी वो बलवती होती जा रही है, ठीक है। हिंदू धर्म को पुनरुत्थानित करने के लिए ये समाज सुधार आंदोलन चलाए जा रहे थे। हिंदू धर्म की समाज की बुराइयों की, धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए। तो मुस्लिम समाज भी कहाँ पीछे रहेगा, तो मुस्लिम समाज ने भी अपने को सुधारने के लिए, अपने स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने भी आंदोलन शुरू कर दिए थे। तो यानी कि माहौल जो था वो लगातार बिगड़ता जा रहा था। और ऐसे उसमें जो था एक आपका क्या कहते हैं कि 1928 उसमें साइमन कमीशन जो था वो भारत में आया था। ये सब व्यवस्था, बिगड़ी हुई व्यवस्था के चलते जो था साइमन कमीशन को भारत में भेजा गया था और उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी कि किस तरह से सांप्रदायिकता की जो ये भावना भड़क रही है उसका किस प्रकार से हल निकाला जा सके, ठीक है। एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था और उस कमीशन के अंदर 9 सदस्य थे और वो सभी के सभी अंग्रेज थे। भारतीयों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था क्योंकि और इसका विरोध जो था, जब साइमन ये डेलीगेट जो था वो भारत पहुंचा था तो इसके खिलाफ काले झंडे दिखाए गए थे, विरोध किया गया था, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। और इतना ज्यादा मतलब इसके खिलाफ जो था वो प्रदर्शन किया गया था। और इस प्रदर्शन में इसमें लाहौर में लाला लाजपत राय जो था जब इसका प्रदर्शन का हिस्सा थे, नारे लगा रहे थे, तो उस समय लाठीचार्ज का अंग्रेजों ने हुक्म दिया था और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जो थे वो जख्मी हुए थे और कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने एक वक्तव्य दिया था उसमें घायल होते हुए, मेरे शरीर पर पड़ी हुई प्रत्येक लाठी जो है वो अंग्रेजों के ताबूत में कील का रहा करेगी, ये उन्होंने कहा था। तो ये जो था आप कह सकते हैं कि इससे लोग जो थे वो और ज्यादा उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जो थी वो और ज्यादा प्रभावित हो गई थी। और ये सब अराजकता को देखते हुए जो था अंग्रेजी सरकार ने कहा कि ठीक है आप अपना संविधान बनाएं, आप अपना संविधान बनाएं और उस संविधान को अगर आपके भारत
तो हम उसको लागू कर देंगे संविधान को, आप अपने नियम और कानून बनाए। और उसके लिए जो था 1928 ईस्वी में एक सर्वदलीय समिति गठित किया गया, सम्मेलन आयोजित किया गया। उसमें पंडित मोतीलाल नेहरू को संविधान बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। अम्बेडकर साहब थे, ठीक है, BR अम्बेडकर साहब थे और मोतीलाल नेहरू जी थे। और उन्होंने बहुत कोशिश करके बहुत अच्छे से मतलब पूरा प्रारूप तैयार किया, लेकिन उस प्रारूप के अंदर जो पॉइंट्स रखे गए थे उनको जब दिखाया गया तो उसमें से बहुत से पॉइंट जो थे वो हिंदू सभा ने भी इनकार कर दिए। इसके साथ साथ दूसरा उस समय सांप्रदायिक दल कौन सा था? मुस्लिम था। तो मुस्लिम लीग के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने सिरे से इस बात को नकार दिया कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम इसलिए जो धाराएं या जो कानून बनाए गए हम उसको नहीं मानेंगे। तो ये नेहरू रिपोर्ट जो थी, जो नेहरू रिपोर्ट जो दी गई थी वो असफल हुई थी। और उसके बाद जो था मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स जो थे वो पेश किए गए थे, जो कि 14 सूत्रीय कार्यक्रम के नाम से जाने गए थे। और उन 14 पॉइंट्स के अंदर मुसलमानों के हित के लिए सारे पॉइंट्स जो थे वो दिए गए थे, उनके प्रभुत्व के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके आप कह सकते हैं कि जिस तरह से ये मुस्लिम समुदाय जो है वो उन्नति कर सके, वो सभी पॉइंट्स जो थे वो इसमें दिए गए थे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो था जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई मोहम्मद अली जिन्ना की, तो उसको भी अंग्रेजी सरकार ने इनकार कर दिया था कि इस इतने बड़े उस पे और इतनी चीजों को हम नहीं मानेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि नेहरू रिपोर्ट और मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्रीय कार्यक्रम वो भी असफल रहे थे उसमें औपनिवेशिक सरकार को बनाने में। और इसके बाद जो था नेक्स्ट सांप्रदायिक की राजनीतिक में एक और इसमें आप कारण दे सकते हैं कि 1935 के एक्ट के तहत चुनाव, उसने भी सांप्रदायिकता की भावना को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, ठीक है। दंगे हुए, इसके साथ साथ दोनों संप्रदाय के लोग जो है वो नेता जो है वो अपने अपने संप्रदाय के लिए हितों के लिए लड़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में 1935 के एक्ट के तहत जो आम चुनाव होने थे 1937 में, वो चुनाव करवाए गए। और उन चुनावों के अंतर्गत जो था आरक्षित क्षेत्र मुसलमानों को दिए गए थे। हिंदुओं के जो क्षेत्र थे वहां पर हिंदू के जो क्षेत्र थे वहां पर कांग्रेस ने अपने सभी सीटों पर हिंदुओं को खड़ा किया, ठीक है। और मुसलमानों ने जो था अपने जितने भी क्षेत्र थे सभी जगह अपने जो सदस्य थे या जो प्रतिनिधि थे उनको खड़ा किया। और इसमें के दौरान जो था अगर टोटल आंकड़ा हम देखते हैं तो मुसलमानों ने मुस्लिम क्षेत्रों में बहुत कम उम्मीदवार चुनाव में उतारे। हिंदुओं ने, जो मुस्लिम इलाके थे जहां पर हिंदुओं की भी सीट रिजर्व थी, वहां पर कांग्रेस ने अपने बहुत कम कैंडिडेट उतारे थे। लेकिन मुसलमानों ने सभी जगह से अपने कैंडिडेट उतारे थे, चाहे वो हिंदू के इलाके थे, हिंदुओं के जहां पर उनको आरक्षित सीटें मिली हुई थी और जहां पर उनको उनका अपना जो रिजर्व एरिया था उसमें, ठीक है। और इसके चलते जो था अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग को 492 आरक्षित सीटों में से केवल 109 सीटें प्राप्त हुई थी, यानी कि 492 में से कितनी प्राप्त हुई? 109 सीटें। और इस प्रकार मुस्लिम लीग किसी भी प्रांत में अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। और जबकि कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस को 1785 सीटों में से 711 सीटें प्राप्त हुई थी। सॉरी, लेकिन 785 सीटों में से 711 सीटें जो है उसको प्राप्त हुई थी। पंजाब में मुस्लिम लीग बुरी तरह हार गई थी, उसे केवल 133 में से 2 ही स्थान प्राप्त हुए थे। और इसके साथ साथ बंबई और उत्तर पश्चिमी प्रांतों में स्वतंत्र विजयी उम्मीदवारों ने कांग्रेस का सहयोग दिया था। यानी कि जो ये थे पंजाब का इलाका था, ठीक है, इसके साथ साथ बंबई, उत्तर प्रदेश, जो कि स्वतंत्र जो ये बड़े प्रांत थे, यहाँ जो चुने हुए जो व्यक्ति आए थे उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें तो 11 प्रांतों में इलेक्शन हुआ था और उन प्रांतों में से 6 प्रांतों में जो था उसमें पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस बहुमत में आई थी। इसके साथ 2 जो थे स्वतंत्र जो जीते थे, जैसे कि बिहार का और आप बंबई का मैं बता रही हूँ, उन्होंने कांग्रेस का सहयोग किया था, यानी कि गठबंधन की सरकार बनाई थी। तो टोटल कितनी सीटें हो गई? 8 प्रांत हो गई।
तो 8 प्रांतों पर किसका प्रभुत्व है? कांग्रेस का। बाकी की कितनी रही? 3 पर है मुस्लिम का। तो आप इससे अंदाजा आपको लगा गया होगा कि उस समय भारत में कांग्रेस की स्थिति कैसी रही होगी, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो था और ज्यादा परेशानी आनी शुरू हो गई। क्यों? अब मुसलमानों को ये लगने लगा कि अब तो पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार है। पहले ही कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के हितों का की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, अब तो वो बिल्कुल भी नहीं देगी, ठीक है। इसके चलते जो था कांग्रेस को फासिस्ट हिंदू संस्था का नाम देकर आलोचना की गई कि ये तो पूर्ण रूप से हिंदू आपकी सभा है, ठीक है, पार्टी है, पूर्ण रूप से हिंदू पार्टी है, इसमें मुसलमानों का कोई स्थान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने जब 3 सीटें मुस्लिम लीग जीत गई थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम मिली जुली सरकार बना लेते हैं, ठीक है, कि आप 8 सीटें आपके पास है, ठीक है, 3 सीटें हमारे पास है, तो हम मिली जुली सरकार बना लेते हैं। लेकिन कांग्रेस ने उनका जो प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया। जब उन्होंने ठुकरा दिया तो अब उनको पूर्ण रूप से ये लगने लगा कि हमें तो सरकार में हमें शामिल नहीं किया जा रहा, तो आगे हमारे हितों की रक्षा कैसे की जाएगी, ठीक है ना। तो इसके चलते जो था इन्होंने जो 19 मार्च 1940 ईस्वी में लाहौर में एक अधिवेशन बुलाया गया और उस अधिवेशन के अंदर पाकिस्तान, अलग पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। और उसमें वहाँ के एक आप कह सकते हैं कि अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी मुस्लिम कॉलेज जो था, जो यूनिवर्सिटी बन गई है, उसके एक प्रोफेसर थे, उन्होंने उनका नाम था जफरुल हसन। उन्होंने ये कहा था कि भारत के मुसलमान स्वतः एक राष्ट्र हैं, तो एक राष्ट्र मुसलमान एक राष्ट्र में उनको अलग राष्ट्र बनाने की अनुमति देनी चाहिए। इसके साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा यदि ब्रिटिश सरकार वास्तव में भारत में अपने निवासियों को शांति और प्रसन्नता प्रदान करना चाहती है तथा अपने कार्य वफादारी के साथ निभाना चाहती है, कार्यों के प्रति वफादार है, तो हम सबके सामने एकमात्र यही उपाय है कि भारत को स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्यों में बांट कर प्रधान जातियों के अलग अलग घर बनाने की अनुमति दी जाए। यानी कि जितने भी प्रमुख जातियां हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, ठीक है, चाहे वो ईसाई है, राजपूत है, तो ये सभी को अपना अपना अलग राष्ट्र बनाने की अनुमति दी जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो प्रोफेसर थे हमारे हसन साहब, उन्होंने ये कहा कि भारत जो है वो एक राष्ट्र नहीं है, अनेक राष्ट्र इसके अंदर विद्यमान है, यानी कि जितनी प्रमुख जातियां हैं वो एक राष्ट्र